नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें शाम को 7 बजे हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और ये हमारा वीडियो नंबर 36वां है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज का सवाल नंबर 1 है, 5 संख्याओं का औसत 25 है। 5 संख्याओं का औसत आपको 25 दे रखा है। आगे कहा है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो आपको बताना है कि नया औसत क्या होगा। तो इसको दो तरीके से बता सकते हैं कि दोनों तरीके में आपको बताऊंगा, दोनों तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये कि 5 संख्या है और इनका औसत 25 है, तो कुल टोटल निकालने के लिए दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा 25 से होगा तो ये हो जाएगा 125, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो संख्या आपके पास 5 है, प्रत्येक में 4 जोड़ोगे तो टोटल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल में आपकी 5 संख्या है, हर एक संख्या में 4 जोड़ रहे हैं, तो टोटल आपकी वृद्धि कितने की हो जाएगी, 5 चौक 20 की वृद्धि हो जाएगी। अभी टोटल 125 है, इसमें वृद्धि होगी 20 की, तो नया जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। अब संख्या आपके पास कितनी है, 5 ही है, तो आपको नया औसत निकालने के लिए जो नया योग आया है 145, इसमें संख्या 5 का भाग लगाना है। तो आपका नया औसत आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 बचा 45 हो गया, 5 नम 45, तो आपका नया औसत कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि जब भी आपको सवाल में दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत जो भी दे रखा हो, औसत दे रखा हो और उसमें बोला जाए कि इस संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट जो औसत दे रखा है 25, इसमें डायरेक्ट जितने का जोड़ने का बोला जाए डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, द्विघात समीकरण दे रखी है 4x की घात 2 धन 4x धन 1 बराबर 0 और हमसे पूछा है कि मूलों का योग क्या होगा। तो आपकी द्विघात समीकरण जो है 4x की घात 2 धन 4x धन 1 बराबर 0, तो यहाँ से a b c के मान निकाल लेंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a का मान, एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ 4 है तो a का मान तो 4 हो गया। b का मान जो होगा वो x के साथ में जो संख्या है, x के साथ में यहाँ 4 है तो b का मान 4 हो गया। c का मान जो अचर पद होगा, अचर पद यहाँ 1 है तो c का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको सवाल में बोला है कि मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग निकालना मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दो मूल होते हैं, इनका योग बोला है इसलिए प्लस कर रहे हैं। और मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस का बी बटा ए। मूलों का योग का फार्मूला क्या है, माइनस बी बटा ए होता है। मान रख देंगे तो ये माइनस ऐसा कैसा है, बी का मान -4 और ए का मान कितना है 4, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका मूलों का योग कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सवाल नंबर 2 का सही उत्तर -1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए हो तो दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत पास हुए, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला विषय आपको दे रखा है हिंदी है, पहले कौन से विषय की बात हुई है, हिंदी की बात हुई है। और दूसरा विषय यहाँ दे रखा है विज्ञान, और क्या बात हुई है, तो फेल और पास की बात हुई है। कुछ पास हो रहे हैं और कुछ क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब विज्ञान और हिंदी में देखो, पहले हिंदी दे रखा है तो हिंदी में 40% क्या हुए, पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण होना मतलब पास हुए। तो 40% उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 60% हुए होंगे। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला विषय विज्ञान, विज्ञान में 80% उत्तीर्ण हुए, विज्ञान का रिजल्ट क्या रहा, 80% उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, 20% फेल हुए होंगे। तो यहाँ पर देखिए फेल का टोटल कितना आ रहा है, 80% आ रहा है। ठीक है, आगे कहा है यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों मिलाकर कितने पास हुए। तो इसमें से 80% में से हम क्या करेंगे, 40% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40% फेल हो जाएंगे। अब 40% फेल हो गए, टोटल कितना होगा 100%,
तो हम 100% में से 40% जो फेल है उसको घटा देंगे, तो यहाँ से दोनों मिलाकर कितने परसेंट पास हुए, तो 60% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 60% हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इस सवाल का रहेगा। ठीक है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है 34 की घात 56, 34 की घात 56 गुणित 34 की घात 56 गुणित 34 की घात -53 का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के आधार समान है, घातें अलग अलग है। तो यहाँ पर घातांक का एक नियम जो आपको याद रखना है, a की घात m गुणित a की घात n, घातें अलग अलग है लेकिन आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में घातांक का नियम होता है a की घात m प्लस n, घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 34 की घात m प्लस n हो जाएगा। तो m का मान 56 प्लस n का मान कितना है, -53, तो ये माइनस का 53 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 34 की घात 56, ऐसा कैसा ही, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 53 हो जाएगा। यहाँ इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 34 की घात 56 में से 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये हो गया 34 की घात 3, और 34 की घात 3 का मतलब 34 का 3 बार गुणा करना है। तो 34 गुणित 34 गुणित 34, इसको आप सरल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 34 गुणित 34 गुणित 34, इसका मान आ जाएगा 39,304, 39,304 इसका मान आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 39,304। ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 3 का सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है 3/4, 3/4 कामा 6/7 कामा 8/9 का आपको एलसीएम पूछा है। इन तीनों संख्याओं का आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम निकालना है। जब भी भिन्न में आपको दे रखा हो और एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो पूछा है उसको क्या करना है, ऊपर करना है, मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम होगा। तो यहाँ 3, 6, 8 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना है। और नीचे वाली संख्या 4, 7 और 9, इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो 3, 6 और 8 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका कि इन तीनों में बड़ी संख्या देखिए, तो इन तीनों में बड़ी संख्या हो गई 8। 8 में क्या 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो 8 का क्या करो, डबल कर दो, 8 दूनी 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता है, 3 गुना कर दो, 8 या 24, 24 में 3 का भी भाग जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, तो एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए एचसीएफ निकालना है 4, 7 और 9, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 24/1 का मतलब क्या होता है, 24 ही होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा इस सवाल का जवाब, और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 6, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा। तो इसमें आपको बताना क्या है, मूलधन बताना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन का सूत्र क्या हो जाएगा, आपको एक फार्मूला याद है, साधारण ब्याज का फार्मूला याद है, इससे आप मूलधन का फार्मूला बना सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, और बटे में कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ से मूलधन का फार्मूला निकालना है, तो साधारण ब्याज गुणित 100, ये सूत्र हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100, और बटे में क्या आ जाएगा, दर, दर और समय आ जाएगी, दर और समय कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। साधारण ब्याज आपको दे रखा है कितना, 150 रुपए गुणित 100, दर आपकी कितनी है, दर आपको दे रखी है 4%, समय आपको 6 महीने दे रखे हैं। तो इस 6 महीने को आपको क्या करना है, 6/12 करना है। तो 6/12 करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6/12। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 150 गुणित 100, और ये 6/12 है तो ऊपर जाएगा तो ये 12/6 हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 4 गुणित 6। तो इसको सरल कर लेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, 2 से 150 कट जाएगा 75 बार। तो यहाँ पर 75 का गुणा 100 से होगा तो कितना हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा।
7,500 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, यदि m अनुपात n बराबर आपको 3:2 दे रखा हो और आपसे पूछा है कि 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो अनुपात में आपको m और n दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3:2। तो यहाँ से m का मान कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 3 और n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको मान किसका पूछा है, ये पूछा है 4m धन 5n और अनुपात का मतलब बटे में हो जाएगा 4m माइनस का 5n। तो यहाँ से मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणित 3 प्लस 5 गुणित 2 और बटे में क्या हो जाएगा 4m है तो 4 गुणित 3 माइनस 5 गुणित 2 हो जाएगा। ये हमने m और n के मान रख दे। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा 10 बटे में 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10। तो ये इनको सरल कर लेंगे तो 12 और 10 कितना हो गया 22 हो गया और बटे में 12 में से 10 गया तो कितना बचा, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब आपके पास जो आया है 22/2, इसको सरल करेंगे तो 11 2 से कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो आपका जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा 11:1 हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 11:1 आपका राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है आपको डेकाग्राम में मान दे रखा है 5.75 और इसको आपको डेसीग्राम में बताना है। तो डेकाग्राम यहाँ पर है और आपको डेसीग्राम में यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो आपको क्या करना है, हर स्टेप को एक स्टेप आएंगे तो आपको 10 का गुणा करना है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपको 10 का और गुणा करना है, तो टोटल आपको 100 का गुणा करना है। आपको डेकाग्राम में मान 5.75 दे रखा है, इसका गुणा आप 100 से करेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो आपका मान आ जाएगा 575। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, एक पुस्तक का क्रय मूल्य आपको 110 रुपए दे रखा है तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपए, विक्रय मूल्य आपको 123.20 रुपए दे रखा है और आगे बोला है कि इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले तो लाभ निकालना है। लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। विक्रय मूल्य आपका 123.20 रुपए, क्रय मूल्य आपका 110 रुपए। तो यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा, तो इस 123.20 में से 110 को घटा देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा 13.20 रुपए का। अब ये आपका लाभ रुपए में आया है, आपको लाभ प्रतिशत में निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, जितने का लाभ हुआ है उसको ऊपर रखेंगे और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य आपका 110 रुपए गुणित हो जाएगा 100। ये दशमलव के पीछे 2 अंक है, हटा देंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएगी, 2 जीरो ये 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो इससे ये जीरो कट जाएगी, 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूना 22। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, लाभ प्रतिशत आपका 12% हो जाएगा। राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10, इनमें से निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाज्य है। तो कोई भी संख्या 99 से विभाजित कब होगी, जब वह संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी, तभी वह संख्या क्या होगी 99 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 9 और 11 में हमको 9 का नियम चेक करना है। 9 का नियम होता क्या है, अंकों का योग करो और योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो आपका जो संख्या आपको दे रखी है वो 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में जो आपको संख्या दे रखी है, इन संख्याओं का योग करेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 1 13, 13 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। योग आपका 26 आया है, 26 में 9 का पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अगली संख्या बी ऑप्शन देखते हैं। इसमें आपको संख्या दे रखी है 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया।
20 जो है इसमें भी 9 का पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब ये संख्या आपकी 9 से विभाजित नहीं है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगले ऑप्शन में आपको संख्या जो दे रखी है इनका टोटल करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 2 कितना हो गया, 17 और 2 19 हो गया। 19 में 9 का भाग नहीं जाता है, मतलब ये संख्या भी आपकी 9 से विभाजित नहीं है। अब आखिरी ऑप्शन आपके पास डी बचा है, यही सही हो सकता है क्योंकि बाकी सब तो गलत हो गए। तो चेक कर लेते हैं अपन। 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 और 5 27 हो गया। 27 में आप देखो कि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 9 को 9 18 9 27 पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित है। अब आपको 11 का नियम भी चेक करना है। तो 11 के नियम में डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो पहली संख्या आपको जो संख्या दे रखी है 53,658, इसको चेक करेंगे तो 11 का नियम क्या होता है, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग जो होता है उसका अंतर क्या आता है, या तो 0 आता है या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए। तो देखिए पहले स्थान पर, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये इसका चौथा स्थान, ये इसका पांचवा स्थान। तो सम स्थान, सम स्थान मतलब दूसरे और चौथे स्थान पर जो संख्या है उसको जोड़ेंगे तो 3 और 5 है दूसरे और चौथे स्थान पर। इनका टोटल करेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से विषम को देखिए, विषम में 1 5 और 1 3 और 5, 1 3 5 पर आपकी संख्या 5 6 और 8 दे रखी है। इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो गया 19। अब इनका क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर आपका या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए। तो 19 में से 8 घटाएंगे, 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा। 11 बचेगा मतलब 11 11 का गुणज है, तो मतलब ये संख्या आपकी 11 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो संख्या है 53,658 ये 99 से भी विभाजित होगी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11। अमन और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात आपको 2:3 दे रखा है। तो अमन और विजय की आयु का अनुपात आपको 2:3 दे रखा है। इसको 2x और 3x मान लीजिए। ये अमन की है और ये विजय की है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि 3 वर्ष बाद, आज ये इतने का है 2x का है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 2x+3 का हो जाएगा, तो ये भी 3 का बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हो रहा है 3:4 हो रहा है। तो वज्र गुणा करेंगे तो 4 का गुणा होगा 2x+3 से, और इधर गुणा होगा 3 का 3x-3 से। तो इसको गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, 8x प्लस 4 तिया 12 बराबर 3 का 3x से तो 3 तिया 9x प्लस 3 का 3 से तो 3 तिया 9। अब x वाले भागों को एक तरफ कर लेंगे तो ये इधर 9x है, इधर 8x है, इसको उधर भेज देंगे तो इधर आ जाएगा ये 9x माइनस 8x बराबर 12 यही है, इधर से 9 इधर आएगा तो माइनस का हो गया 9। तो 9x में से 8x घटाया 1x बचा, और 12 में से 9 घटाया तो कितना बचा 3 बचा। x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब जो अमन की आयु थी, अमन की आयु कितनी थी, अमन की आयु का अनुपात 2x था, तो यहाँ से अमन की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुणित x का मान कितना है 3 है। तो अमन की आयु कितने की हो जाएगी 2 का गुणा 3 से करेंगे तो अमन की आयु आपकी 6 वर्ष हो जाएगी। और आपको सवाल में अमन की वर्तमान आयु पूछी है तो आप बता सकते हैं कि अमन की आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इस सवाल का होगा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं,